डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। हम पहले फार्माकोलॉजी में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके बारे में बात की थी हमने। और फार्माकोकाइनेटिक्स में मैंने बताया था इसका मतलब होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्मा मीन ड्रग, काइनेटिक्स मीन मूवमेंट। मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ड्रग का मूवमेंट जो होता है उसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। इसमें चार जो है मैकेनिज्म से ये होता है, ADME: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। हम पहले बताया हमने कि ड्रग का ब्लड में पहुंचना उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद में ड्रग जब एब्जॉर्ब हो जाती है वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेल्स में पहुंच जाती है और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में अपना एक्शन देती है। अपना एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद में, अपना काम करने के बाद में वो ड्रग जो है फिर मेटाबोलाइज होती है और लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाती है, बाहर बॉडी से निकल जाती है। ये टोटल जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हम सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरी जो कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसके स्टार्ट करना है। तो ये मैंने बताया कि फार्माकोलॉजी हम स्टार्ट किए हैं, अभी एग्जैक्ट एग्जामिनेशन का भी मैटर आ चुका है। तो आप लोग ये लेक्चर्स जो हैं जो कि सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स में से हैं उनको आप देखते रहें, जिससे कि आपके जो फार्माकोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाएँ। तो ये इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, इन वीडियोज़ को लगातार देखते भी रहें इनको, और अगर वीडियोज़ ठीक लगती हैं तो इनको शेयर भी कर दें। आगे हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन से नाम से इंडिकेट होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना या फैलाना, जो भी है आप कहें से। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द प्रोसेस इन विच द ड्रग लीव्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई एब्जॉर्प्शन के बाद में। जब उसका एब्जॉर्प्शन हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में पहुंच गई, अब ब्लड से वहाँ कहाँ जाएगी? वो सेल में या टिश्यूज़ में जाएगी। तो अब यहाँ इसको क्या है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन को, ब्लड को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके सेल्स में जाएगी। तो ये ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्या बेसिकली जो प्रोसेस है आप देखें कि इस प्रोसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ये ड्रग जो है लीव्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन को लीव कर देगी, छोड़ देगी, और एंटर इन द इंटरस्टिशियम एंड सेल्स ऑफ द टिश्यू। अब ये क्या करेगी? इसके बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन को छोड़ने के बाद में उससे लीव करके इंटरस्टिशियम और सेल्स में और टिश्यूज़ में ये एंटर करेगी, पहुंच जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है कि इंटरस्टिशियम क्या है, सेल्स क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले आप देखें यहाँ एक छोटा सा डायग्राम हमने दिया है। ये डायग्राम आप देखें यहाँ पे, इसको देखें। यहाँ ड्रग, ये ड्रग जो है, इसको थोड़ा सा हम ये ड्रग जो है GIT में गई। GIT में जाने के बाद में आप देखें कि ये ब्लड वेसल है, दिस वन, ये टिश्यूज़ हैं, टिश्यू। अब यहाँ पे हमें एरो के निशान, तो आपने देख रहे हैं यहाँ पे जो एरो के निशान हैं, यहाँ पे एरो के जो मार्क हैं यहाँ पे, ये वाला एक एरो है, एक ये वाला है जो ब्लड वेसल में है, ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पे कि GIT से जो ड्रग ली आपने, ड्रग का ब्लड वेसल में पहुँचना, इसको तो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये है एब्जॉर्प्शन, दिस वन। वहीं इस ब्लड वेसल से और ये टिश्यू में पहुँचना इस ड्रग का, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों हैं एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। वी आर स्टडिंग अबाउट द सेकंड टॉपिक ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। सो यू मे सी दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली। देन अब देखें यहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि ये जो GIT में आपने ड्रग ली, GIT से ब्लड में पहुँचना या सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड का जाना, उससे वो एब्जॉर्प्शन हुआ। और वहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन से ब्लड जो ड्रग है वो सेल्स में पहुंचना और टिश्यूज़ में पहुंचना, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम देखें और भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी।
वंस द ड्रग हैज़ गेंड एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम। अब आप देखें कि एक बार जो है इसको थोड़ा सा जो है हम, हाँ, वंस a drug has gained access to the bloodstream, it get distributed to other tissues and that initially had no drug। तो यहाँ आप देखें कि जब एक बार ड्रग जो है वो ब्लड सिस्टम में या ब्लड स्ट्रीम में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच गई, उसके बाद में ये ड्रग जो है उन टिश्यूज़ में जाती है जिन टिश्यूज़ में पहले कोई ड्रग नहीं थी, वो ड्रग से ब्लैंक थे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन का एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। मैंने मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का जो भी पैसेज होता है ड्रग्स का वो डिफ्यूजन से होता है बेसिकली, बाकी और भी इस सिस्टम्स में है। तो यहाँ आप देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है बीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मा टू टिश्यू। यहाँ प्लाज्मा से टिश्यू में जो ड्रग जाती है वो जाती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम देखें द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग। यहाँ आप देखें कि जो एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी। जो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसका जो डिपेंड करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी पर, आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच पर, और एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन्स एंड डिफरेंसेस इन द रीजनल ब्लड फ्लो एंड मूवमेंट। ये जो है ये फैक्टर्स हैं जो जिस पे ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। क्या है, एक तो जो है किस पे डिपेंड करेगा, एक तो लिपिड सॉल्युबिलिटी। मैंने आपको बताया कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो हाईली एब्जॉर्ब भी होती हैं तो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट भी होंगी, और वहीं जो है आयनाइजेशन ऑफ एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन्स एंड डिफरेंसेस इन द रीजनल ब्लड फ्लो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। आगे हम देखें कि मूवमेंट ऑफ ड्रग proceeds until an equilibrium is established between unbound drug in plasma and tissue fluid। मूवमेंट कब तक होता है, जब तक प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड के बीच में इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो जाता, दोनों साइड में ड्रग बराबर नहीं हो जाती। अनबाउंड ड्रग जो है, जो कि अनबाउंड ड्रग जो कि प्रोटीन्स वगैरह से बाउंड नहीं हुई है, तब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सब्सिक्वेंटली देयर इज़ ए पैरेलल डिक्लाइन इन बोथ ड्यू टू एलिमिनेशन। और उसके बाद में जो है जब ये फिर जो है ये पैरेलल डिक्लाइन फिर ड्रग का जो है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ड्रग्स फिर एलिमिनेट आउट होना शुरू हो जाती है, बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स हुए। आगे हम देखें एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अब उसके बारे में हमें कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंपार्टमेंट मॉडलिंग क्या है, ये सब हमें इसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो यहाँ देखें एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी डी यहाँ से हम कैसे डिनोट करते हैं। तो प्रिज्यूमिंग दैट द बॉडी बिहेव एज ए सिंगल होमोजीनस कंपार्टमेंट विद वॉल्यूम वी। हम इसमें मानते हैं कि जो बॉडी है वो एक सिंगल होमोजीनस कंपार्टमेंट की तरह काम करती है और जिसका वॉल्यूम वी है, इनटू विच ड्रग गेट इमीडिएटली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो जिसमें कि ड्रग जो है वो फ़ौरन जो है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो यहाँ इसको हम जो एक फार्मूला से हम इसको देते हैं, जैसे आप देखें यहाँ पे कि V इज़ इक्वल टू डोज एडमिनिस्टर्ड IV अपॉन प्लाज्मा कंसनट्रेशन। तो ये एक फार्मूला है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू डोज एडमिनिस्टर्ड इंटरवेनियसली अपॉन प्लाज्मा कंसनट्रेशन। हाइपोथेटिकली बॉडी इज़ डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। अब इसलिए हम क्या करते हैं, बॉडी को जो हाइपोथेटिकली बॉडी को 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। प्लाज्मा, फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, देन इंटरस्टिशियम और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, और थर्ड इज़ टिश्यू कंपार्टमेंट। तो यहाँ प्लाज्मा क्या है और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट क्या है और टिश्यू कंपार्टमेंट क्या है, इसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो यहाँ थोड़ा सा हम देख भी लें, इसको हम देख कंपार्टमेंट क्या है। अगर हम बात करते हैं
अब जैसे हम बात करें, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, वहीं या इसको हम कुछ दूसरे कलर से हम करते हैं। ये बॉडी सेल्स हैं, ये बॉडी सेल्स हैं, और ये आपकी ब्लड वेसल। तो हम बात करेंगे, हम बॉडी का जो मेन कंटेंट होता है बॉडी में, अबाउट 60% जो बॉडी का पार्ट है, भाग है, वो वाटर होता है। बॉडी में 60% तक जो भाग होता है वो टोटल बॉडी वेट का वाटर होता है। जैसे आप इसमें देख भी लें, हमने इसमें नीचे लिखा भी है यहाँ पे कि अगर कोई 70 किलोग्राम का ह्यूमन है, इन 70 किलोग्राम ह्यूमन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 42 लीटर्स, क्योंकि जो है करीब 70 किलो के आदमी में जो है जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 42 लीटर होगा, 42 लीटर्स होगा। अगर 70 किलो का अगर हम 60% में बात करें तो 42 बैठता है, तो 42 लीटर्स जो है वो वाटर होगा। और ये वाटर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं, हम वाटर को इस कलर से लेते हैं यहाँ पे। एक तो वाटर होता है सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर वाटर होता है। अगर हम सेल्स की बात करें तो इसको हम कहते हैं ICF, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ICF जो सेल के अंदर होता है। और एक वाटर जो होता है, दूसरा जो वाटर होता है, हम इसको इस कलर से हम ले लेते हैं, जो सेल के चारों तरफ होता है, सेल के चारों तरफ होता है, सेल के बाहर होता है, जो कि सेल को घेरे रहता है, अराउंड द सेल। और यहीं ये जो है प्लाज्मा और इसके बीच में भी यही वाटर होता है। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। वहीं एक और जो है प्लाज्मा, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में भी जो कुछ RBCs वगैरह होती हैं, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये RBCs हैं। और RBC के अलावा जो वाटर यहाँ होता है प्लाज्मा में, जो ब्लड वेसल के अंदर, जिसको प्लाज्मा कहते हैं, वो भी वाटर है। वो प्लाज्मा का भी जो मेन कंपोनेंट वाटर का होता है। और इसको भी हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो अगर आप देखें, दो तरह का वाटर इसमें हुआ। एक तो सेल के अंदर, वो जो है ये हुआ आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और एक वाटर हुआ जो कि सेल को सराउंड करता है, सेल के चारों तरफ होता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और एक वाटर जो है इन दोनों के बीच में है, इसको भी जो है कहते हैं, ये भी ECF है। और दूसरा इसके बाद में जो है प्लाज्मा के अंदर जो है वो, जो कि सर्कुलेटिंग है। अगर हम बात करें तो ये नॉन सर्कुलेटिंग वाटर है, जो कि सेल्स के चारों तरफ है। और जो कि प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो सर्कुलेटिंग होता है, क्योंकि वो ब्लड के साथ जो है सर्कुलेट करता है। तो ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो सेल के अंदर जो वाटर है, जो कि टिश्यू कंपार्टमेंट है, हम इसको कह सकते हैं, तो यह है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और सेल के बाहर, और जो है ब्लड वेसल के और सेल के बाहर और ब्लड वेसल में जो है, ये आप यहाँ देखें कि ये वाला, ये पोर्शन और यहाँ तक ये पूरा जो वाटर है, इसको हम कहते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये। लेकिन बेसिकली इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसलिए ये कंपार्टमेंट है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। वहीं तीसरी चीज़ जो है, जो कि ब्लड वेसल के अंदर है, वो भी वाटर होता है, हालांकि वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, लेकिन वो इंटरस्टिशियम नहीं है, वो प्लाज्मा का, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो तीन कंपार्टमेंट हो गए यहाँ पे, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट और टिश्यू कंपार्टमेंट। आपको समझ में आ गया होगा कि एक इसमें जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो पूरा का पूरा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। बाकी जो सेल के अंदर होता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और एक प्लाज्मा हो गया। तो या आप इसको देखें, ये कंपार्टमेंट होगा,
अब इसमें देखें आप, इसमें अगर कोई 70 किलोग्राम का ह्यूमन बीइंग है, 70 किलो का कोई पर्सन है, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है तीनों कंपार्टमेंट में कितना होगा, 42 लीटर्स। क्यों? क्योंकि बॉडी का टोटल वाटर जो है, टोटल बॉडी वेट का टोटल कंटेंट जो होता है वो वाटर होता है, जो कि 60% तक होता है, 60%। और 70 किलो का अगर आदमी है तो ये क्या होगा, 70 किलो का अगर आदमी है तो 42 लीटर वाटर होगा। अब यहाँ पे देखें, अब 42 लीटर 60% में अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा और इंटरस्टिशियम और टिश्यू कंपार्टमेंट, टिश्यू कंपार्टमेंट की हम बात करते हैं तो ये ICF, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और प्लाज्मा और इंटरस्टिशियम ये दोनों मिलाकर हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये अब बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो बॉडी का टोटल बॉडी वेट का 40% जो होता है वो होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, टिश्यू कंपार्टमेंट। अगर आप जो है 70 किलो का अगर पर्सन है, 70 किलो के पर्सन में अगर आप 40% देखेंगे तो ये हुआ 28 लीटर, तो 28 लीटर का होगा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और अगर जो है जबकि 20% जो है 20% जो है होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में इंटरस्टिशियम और प्लाज्मा दोनों आ जाएंगे, तो दोनों ये हो गया 14 लीटर्स, मतलब ये 20% हो गया। 20% में से भी जो है प्लाज्मा होता है 4 लीटर, और जो कि इंटरस्टिशियम में है वो 10 लीटर। इसका भी अपना अपना परसेंटेज है, तो यहाँ इसको आप देख लें। तो ये आपको पता लगा इसमें कि किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम देखें यहाँ इसमें आगे, जैसे आप यहाँ देखें कि तो ये बॉडी वेट इतना, बॉडी का जो है टोटल बॉडी वाटर 40 लीटर हो गया, 42 लीटर्स हो गया। 42 लीटर्स में एक इसमें आप देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया 14 लीटर, 20%, जो कि ये 20% है नहीं, और ये हो गया आपको जो है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगी 40% है टोटल बॉडी वेट का। तो ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो प्लाज्मा में 4 लीटर, इंटरस्टिशियम में 10 लीटर, और टिश्यू कंपार्टमेंट में 28 लीटर, 28 लीटर्स। और प्लाज्मा प्लस इंटरस्टिशियम, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट, या जो कि इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इसमें होता है। मैंने आपको बताया, फिर से समझ लें आप कि दो चीज़ें हैं, एक इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है वो टोटल बॉडी वेट का 40% होता है, और जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो टोटल बॉडी वेट का 20% होता है। उस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लें तो यही आएगा। आगे हम देखें कि द ड्रग हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड वाटर सॉल्युबल, अगर कोई ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ज़्यादा है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, और वाटर सॉल्युबल है अगर, तो बाइंड एक्सटेंसिवली टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत ज़्यादा बाउंड होगी, और क्या आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्लाज्मा कंपार्टमेंट ओनली, और क्या है, ये ड्रग्स जो है केवल प्लाज्मा कंपार्टमेंट में ही जो है ये बाउंड होंगी या डिस्ट्रीब्यूट होंगी। फॉर एग्जांपल कुछ वाटर सोल्युबल ड्रग्स यहाँ पर दिए हैं हमने, एमिकेसिन जो एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एंटीबायोटिक है, ये ड्रग्स हैं। तो द ड्रग्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, वहीं दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो ड्रग्स जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा और वाटर सोल्युबल होंगी, हाइड्रोफिलिक होंगी, तो ये भी है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटरस्टिशियम। वो ड्रग्स जो हाई मॉलिक्यूलर वेट की हैं और वाटर सोल्युबल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी प्लाज्मा में, और वो ड्रग्स जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैं और वाटर सोल्युबल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी इंटरस्टिशियम में। यहाँ आगे देखें आप, द ड्रग्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी, और वो तीसरी कंडीशन क्या है कि ड्रग्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोफोबिक, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यू, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यूज़। तो इसलिए क्या है कि जो ड्रग्स लो मॉलिक्यूलर वेट की होंगी और लिपिड सॉल्युबल होंगी वो टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होंगी ईजीली। तो तीन कंडीशन मैंने आपको बताई। एक कंडीशन तो ये है जो ड्रग्स हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड वाटर सॉल्युबल दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्लाज्मा।
दूसरी कंडीशन क्या है कि लो मोलिकुलर वेट एंड वाटर सोल्यूबल, वो इंटरस्टिशियम में। तीसरी कंडीशन क्या है कि लो मोलिकुलर वेट एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यूज़। तो दिस इज़ नोन एज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वॉल्यूम है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, VD से हम इसको डिनोट करते हैं। देयरफॉर आगे हम देखें इसमें कि देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम इन विच ड्रग इज़ डिसएमिनेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है जहाँ पर ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इसको हम कैसे देते हैं, हम कैसे, एक फॉर्मूला है VD इज इक्वल टू D/C, VD इज इक्वल टू D/C, वेयर VD इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड और प्लाज्मा मिलीग्राम पर लीटर, एंड D इज डोज ऑफ ड्रग गिवन। तो ये होगा VD इज इक्वल टू D/C। अब इसमें एक एग्जांपल हम देख लें यहाँ पे कि इफ़ 25 ग्राम डोज इज़ गिवन, अगर किसी पर्सन को 25 ग्राम डोज दी गई है, तो C इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, तो VD इज इक्वल टू डोज अपॉन कंसनट्रेशन, तो 25/1 मिलीग्राम होगा इसमें, तो VD इज इक्वल टू 25। तो यहाँ आगे देखें, इफ़ VD वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लार्ज, द बॉडी इज़ हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड T हाफ द टाइम एट विच कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग बिकम्स हाफ इज़ हाई। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ड्रग जो है वो हाईली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और इसका जो T हाफ है जो है उसका वो भी हाई होगा, T हाफ भी हाई होगा। तो अब हम देखें कि द पैथोलॉजिकल स्टेजेस, अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियोर है, यूरीमिया है जी, जैसे कि पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर कोई है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियोर है, यूरीमिया कंडीशन है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, या तो इसमें क्या होता है कि इस दे कैन या डिजीज़ जो हैं या पैथोलॉजिकल स्टेजेस हैं, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर कर देती हैं, और इससे क्या होता है कि ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्टर हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी वाटर का ये भी अल्टर हो जाएगा, और परमिएबिलिटी, इससे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है, बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, और बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, ये सब जो है चेंजेस आ जाएंगे, दैट डिस्प्लेसेस द ड्रग फ्रॉम द बाइंडिंग साइट्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आगे हम देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट ओनली ए मैटर ऑफ डाइल्यूशन बट आल्सो बाइंडिंग एंड सिक्वेस्ट्रेशन। केवल डाइल्यूशन का मैटर नहीं है, बल्कि इसमें जो है ड्रग बाइंड भी होती है, उसका सिक्वेस्ट्रेशन भी होता है। और यहाँ देखें, ड्रग एक्सटेंसिवली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स आर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू वेस्कुलर कंपार्टमेंट। अब यहाँ देखें, जो ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाती हैं, तो वो क्या है कि आर रेस्ट्रिक्टेड टू वेस्कुलर कंपार्टमेंट, वो ब्लड में या जो है वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स में इजीली वो नहीं पहुंचती, वो बाउंड हो जाती हैं, एंड दे हैव लो वैल्यूज़, और इसलिए जो उनकी वैल्यूज जो है कम होती है। फॉर एग्जांपल फिनाइल ब्यूटाजोन, यहाँ पे एक ड्रग है ये, जो कि एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी है। और फॉर एग्जांपल दूसरी ड्रग है वारफेरिन, जो कि ओरल एंटीकोएगुलेंट है। दे आर बाउंड 99%, ये 99% बाउंड होती हैं, और इसलिए जो इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0.1 लीटर पर केजी होता है। तो ड्रग्स sequestrated in other tissues may have volume much more than total body water और even body mass, for example digoxin। और अगर जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है इसमें कि ये जो उनका अगर जो है सिक्वेस्ट्रेशन अगर होता है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे डिगॉक्सिन जो कि एक ड्रग है जो हार्ट फेलियर में या इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है, और इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 6 लीटर पर केजी होता है। तो यहाँ 6 लीटर पर केजी। और फॉर एग्जांपल दूसरी ड्रग है इसमें प्रोप्रेनोलोल, जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है, इसका 4 लीटर पर केजी। मॉर्फिन 3.5 लीटर पर केजी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इज प्रेजेंट इन द अदर टिश्यूज़ एंड प्लाज्मा कंसनट्रेशन इज लो। क्योंकि दूसरे टिश्यूज़ में से बाउंड होती हैं ड्रग्स, और इसलिए कुछ ड्रग्स का जो है ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन कम होता है। अब यहाँ इसलिए हम देखें कि देयरफॉर
Therefore, in case of poisoning, drugs with large volume of distribution are not easily removed by hemodialysis। और क्योंकि बाउंड हो जाती हैं, इसलिए जो है पॉइजनिंग के केसेस में क्या होता है कि जिनके जो वो ड्रग्स जिनका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उनको हीमोडायलिसिस से भी इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये हुआ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। अभी बहुत बड़ा ये टाइम लेक्चर हो जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको देख लें और इसको लर्न कर लें, समझ लें इसको अच्छी तरह से। उसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें जिससे कि औरों को भी इससे फ़ायदा मिले। धन्यवाद।